Starting in the name of Allah, most gracious, most merciful, known and blessings are countless upon us. अच्छा जी, पोल्ट्री साइंस का आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 3। अगर याद हो दरमियान में एक दिन का गैप आ गया ऑफ की वजह से, तो पहले लेक्चर में हमने पोल्ट्री का पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ पोल्ट्री पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और वर्ड्स के जो साइंटिफिक नेम्स वगैरह वो देखे थे। और सेकंड लेक्चर में हमने डिजीजेस से स्टार्ट किया था, उसमें हमने काजेटिव एजेंट और डिजीजेस के नाम पहले देखे थे, कुछ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से पेपर में आता होता है। और उसके बाद हमने वायरल डिजीजेस को डिस्कस किया था। वायरल डिजीज में हमने बेसिकली 3 डिजीजेस को, आई थिंक 3 के 4 को, 4 डिजीजेस को हमने डिस्कस किया था वायरल में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम जो हैं वो आगे स्टार्ट करते हैं, उसमें कुछ हम बैक्टीरियल देख लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस को देखने से पहले हम ना देखते हैं कुछ कॉमन साइंस डिजीजेस के, ठीक है। ये देखिएगा, ये जैसे रेस्पिरेटरी जो है उसको हम देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी साइंस हो, ये बताने का ये वाले जो होंगी ना स्लाइड जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें इस तरह है कि एक मिनट जी, मैं कर रहा हूँ इसमें। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, 3-4 स्लाइडें जो आगे हैं वो इस तरह होंगी कि रेस्पिरेटरी साइंस किस किस डिजीज में आते हैं, डाइजेस्टिव किस में आते हैं, नर्वस किस में आते हैं। तो इनमें एमसीक्यूज वो इस तरह पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जिसमें रेस्पिरेटरी साइंस नहीं होते, ठीक है। ये जो अब एक तरफ जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज के साइंस लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ पॉसिबल डिजीजेज लिखी हुई हैं। तो मे बी पॉसिबल वो 3 डिजीजेस के इनमें से नाम दे दे और चौथी कोई गैस्ट्रो की डाल दे डिजीज, ठीक है। तो आप पॉइंट आउट कर लेंगे ये जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है। तो इसका ये रेस्पिरेटरी डिजीजेज में देखिए, पोल्ट्री में जो ये सिस्टेमिक आप समझ लें, आज हम पहले सिस्टेमिक वाइज देखते हैं चीजों को। तो रेस्पिरेटरी देखिएगा, इसमें गैस्पिंग, कफिंग, स्नीकिंग, सोलन आइज और नेजल डिस्चार्ज होता है। गैस्पिंग होता है जो है वो बड़े बड़े सांस लेना, कफिंग करना ये खांसी करना, और स्नीकिंग करना, स्नीकिंग जो है वो इकट्ठे से होके जुड़ के बैठ जाना, सोलन आइज आ जाता है, नेजल डिस्चार्ज आ जाता है, मतलब कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो साइंस होते हैं वो इसमें आते हैं। तो इसमें पॉसिबल डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा, एंडी, इन्फेक्शियस लेरेंजियोट्रैंकियाटिस, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये ऊपर वाली सारी जो हैं वायरल हैं, ठीक है। ये जो मैंने नाम लिए, एवियन इन्फ्लुएंजा, न्यूकासल, इन्फेक्शियस लेरेंजियोट्रैंकियाटिस और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। उसके बाद ये नीचे वाली जो हैं वो अपना बैक्टीरियल लग रही है, हाँ बैक्टीरियल है ये सारी। नीचे वाली जो है माइकोप्लाज्मोसिस, कोलीबैसिलोसिस, फाउल कॉलरा, और आखिरी जो है वो एनवायरमेंटल है, अमोनिया। ये जो कंट्रोल शेड होते हैं उसमें अमोनिया गैस अगर जमा हो जाए तो भी रेस्पिरेटरी साइंस आते हैं। ये डिफरेंट डिजीजेज हैं जो रेस्पिरेटरी साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे हम देखते हैं कुछ डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव साइंस हो तो कौन सी डिजीज आती हैं? ब्लडी या वाटरी फीसिस लग जाएंगे, ठीक है। डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो हमें फीसिस से ही पता चलेगा ना मोस्टली, हमारे पास कोई अल्ट्रासाउंड मशीन तो है नहीं, तो हम फीसिस से ही देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो है ना फलां बीमारी फलां है। तो डिजीजेज इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं जब ड्रॉपिंग्स सही नहीं आ रही? कोक्सीडियोसिस हो सकती है, कोक्सी आपको पता है इमेरिया की वजह से होती है, और नेक्रोटिक एंट्राइटिस हो सकता है, कोरोनल वायरस एंट्राइटिस हो सकता है। आपको पता है बर्ड्स के भी कोरोना वायरस होते हैं, ठीक है। कोई एक डिजीज इंपॉर्टेंट बता सकते हैं वायरल बर्ड की जो कोरोना वायरस की वजह से होती हो? अच्छा, उसके बाद देखिए आईबीडी, बिल्कुल डॉक्टर मुसद्दिक, गुड। आईबी बिल्कुल जबरदस्त। अल्सरेटिव एंट्राइटिस, पैराटाइफाइड, वर्म्स या साल्ट पॉइजनिंग, ये सारी डिजीजेज होंगी ये। तो इसके अंदर डिजेस्टिव साइंस आएंगे, इनको हम बस जल्दी जल्दी करते हैं, ये तो आप स्लाइड में पढ़ भी लेंगे। कुछ पॉइंट मतलब कुछ स्लाइडें होती हैं वो क्रैमिंग की होती हैं, कुछ समझाने वाली होती हैं। क्रैमिंग वाली भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्रैमिंग भी हमारे मतलब पार्ट है नॉलेज का। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो हायरार्की होती है ना ब्लूम्स टेक्सोनोमी की, कि आप लोगों ने क्या क्या
होता है, उसमें पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग होता है। ये एजुकेशन की एक टेक्सोनोमी होती है। पहले स्टेप अंडरस्टैंडिंग होता है जिसको हम क्रैमिंग कहते हैं। उसके बाद फिर अगले स्टेप आते हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद आप एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, उसके ऊपर आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ठीक है, सिंथेसिस करते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस दूसरे एक लेवल तक जाना होता है। इससे ऊपर वाले लेवल पे जाने से वैसे ही रोका भी होता है और ना हमारे पास फंड्स होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और जो खुद चीजें फिर क्रिएट करने लग जाना, उस लेवल तक हम नहीं जाते। तो बताने का मकसद ये है कि जो क्रैमिंग पार्ट है वो हमारे कोर्स वर्क का, हमारे पाकिस्तान का, हमारी एजुकेशन की आइडियोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है, क्रैमिंग को जरूर जरूर जज किया जाता है। और उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल होता है, कुछ जैसे एमसीक्यू कंसेप्चुअल होते हैं, वो आपने कंसेप्ट बनाना होता है। वो एमसीक्यू आप जिसे एजुकेशनल गैस कहते हैं, आपने बात से बात निकालनी होती है। अच्छा, आगे चलते हैं। नर्वस साइंस, नर्वस डिजीज में क्या है, उसमें साइंस क्या होंगे? ट्रेम्बलिंग के, कपकपाहट, पैरालिसिस, फालज, रिकम्बेंसी, जो है लेट जाना बिल्कुल ही जो शेड की नीचे जो बेडिंग है उसके साथ, और सर्कलिंग गोल गोल घूमना, ये नर्वस साइंस कुछ हो सकते हैं। तो नर्वस डिजीजेस कौन सी हैं? मीरक्स डिजीज, ये तो बहुत मतलब अहम डिजीज है मीरक्स ना। इसमें बर्ड एक टांग आगे और एक टांग पीछे कर लेता है। अगर कहीं पे आ जाए ना, बर्ड ने एक टांग आगे और एक, उसको न्यूरोलॉजिकल साइन है, तो वो मीरक्स डिजीज होती है। कईयों में दोनों टांगे पीछे होती हैं इस तरह करके ना, जिसमें एक टांग आगे एक पीछे होती है, उसको परलाई डिजीज डॉक्टर मुसद्दिक बता रहे हैं कि इसको परलाई डिजीज भी कहते हैं। अच्छा, फाउल कॉलरा आ गया, एंसेफलोमाइलाइटिस आ गया, एंसेफलोमलेशिया आ गया, ये जो है डेफिशिएंसी डिजीज होगी। एस्परजिलोसिस आ गया। एस्परजिलोसिस जो है ये अपना फंगल डिजीज है। बोचुलिज्म आ गया कोलिस्ट्रीडियम की वजह से, और बैक्टीरियल एंसेफलाइटिस आ गया। ये डिफरेंट काजेज दिए हुए हैं कि इन डिजीजेज में जो बर्ड है वो नर्वस साइन शो करेगा। ठीक है, हमने अब तीन तरह के साइन देख लिए, रेस्पिरेटरी, डिजेस्टिव और नर्वस। उसके बाद हम लास्ट साइन देख लेते हैं, लोकोमोटर साइंस, मतलब कि मोशन करने में, चलने फिरने में जब अगर दुश्वारी आ जाए, उसके क्या साइंस होते हैं बर्ड्स में। एक तो क्रुक्ड टोज होते हैं। क्रुक्ड टोज का मतलब होता है, आप लगा लें टेढ़े, टेढ़े टोज जो होते हैं ना, उनको क्रुक्ड कहते हैं। ये जो इनका पंजा होता है उसमें जो इनका टो है वो क्रुक्ड होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, स्वोलन हुक्स, इनकी जो हुक्स जॉइंट है, जो लेग का जॉइंट होता है वो स्वोलन हो जाता है। और हाइपर एक्सटेंडेड या रबरी लेग्स, मतलब कि जो इनकी लेग्स हैं वो रबर टाइप हो जाएंगी, लचकदार हो जाएंगी, या ज्यादा लंबी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जो भी इनको चलने फिरने में दुश्वारी आएगी, वो चाहे किसी अनाटॉमिकल मसला बन रहा है या कोई ग्रोथ एक्स्ट्रा हो गई है उनकी वजह से। तो किन किन बीमारियों में होता है? रिकेट्स मशहूर बीमारी है ये जो है बोन्स की। और ये बोन से जब भी रिलेटेड टर्म्स आएंगे, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, ये तो लाजमी आते हैं ना, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी। विटामिन में से विटामिन डी इससे रिलेटेड होता है, और मिनरल में से कैल्शियम और फास्फोरस रिलेटेड होता है बोन्स से। इसके अलावा राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी में भी हो सकता है। राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? ये विटामिन बी ग्रुप का पार्ट है। बिल्कुल डॉक्टर मुसद्दिक, B2। आप एक दो दिन छुट्टी पे थे क्या डॉक्टर मुसद्दिक? पिछले दिनों आपके जवाब नहीं आया, अब तो पहला जवाब ही आपका आता है। उसके बाद आ गया बायोटीन। बायोटीन का दूसरा नाम क्या है? ये भी बी ग्रुप का मेंबर है। अच्छा, आप थे लेकिन खामोश थे मेरा ख्याल। अच्छा, राइबोफ्लाविन हो गया B2। और जो है बायोटीन B7, जैनब गुड। इसके अलावा इसको विटामिन H भी कहते हैं, बायोटीन को ना विटामिन H भी कहते हैं। वैसे तो डेफिनेशन में के हम पढ़ते हैं, H का कहीं नाम नहीं सुना, लेकिन बायोटीन को B7 भी कहते हैं और विटामिन H भी कहते हैं। अच्छा, साइनोवाइटस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट और इंजरी। ये एक आजिज हो गया जिसकी वजह से लोकोमोटर के अंदर चलने फिरने में दुश्वारी आएगी बर्ड को। ये कुछ जो चार स्लाइडें हमने डिफरेंट देखनी, ये सिस्टेमिक हमने पोल्ट्री एक किस्म की देखी। उसके बाद हम दोबारा से, जैसे हमने पहले देखा था,
वायरल डिजीजेस को, तो आज हम जो है वो मशहूर बैक्टीरियल डिजीजेस को देख लेते हैं बर्ड्स की। बैक्टीरियल डिजीजेस में माइकोप्लाज्मोसिस मोस्ट फेवरेट जो है एग्जामिनर की डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज उसको कहते हैं, CRD डिजीज, माइकोप्लाज्मोसिस कहते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। ठीक है, देखें इसका काजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और बाज का इकोलाई भी इसके अंदर हिस्सा मिला देता है। जब इकोलाई इसके अंदर हिस्सा मिला देता है तो इसको एक और टर्म दिया जाता है, उसको भला क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा जब डिजीज होती है ना, तो CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, जब इकोलाई भी बीच में मिल जाए तो इसको CCRD कहते हैं। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, CRD तो सिर्फ कहते हैं ना क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज को, जब इसके अंदर हिस्सा मिला लेना इकोलाई भी, उसको हम फिर कहते हैं CCRD कॉम्प्लिकेटेड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, इसके अंदर फिर वो जो इकोलाई वाले साइन होते हैं, बर्ड को जैसे ही खोले तो पूरे बर्ड के अंदर वो झिल्ली वाइट कलर की आई होती है, उनके जो आ, आ, अपना लीवर के ऊपर और बाकी भी ऑर्गन्स में, वो फिर काफी मतलब डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है इन दोनों का। और ये थ्रू एग एयरबर्न ड्रॉपलेट्स और बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिशन होती है। दो डिजीजेस का याद रखिएगा पोल्ट्री में मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनकी ट्रांसमिशन जो है वो वर्टिकल है, एक माइकोप्लाज्मा और दूसरी साल्मोनेला। ठीक है, हैचरी से जब भी बर्ड खरीदा जाता है, ये यानी कि उस बर्ड में पहले से भी मौजूद हो सकती हैं पेरेंट से ट्रांसफर हुई हुई एग के जरिए, इन्फेक्शन कहीं से आ गया एग हैचरी में एग की हैंडलिंग के दौरान, तो साल्मोनेला और माइकोप्लाज्मा, ये दोनों डिजीजेज जो हैं वो वर्टिकल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। ये पेरेंट से जो है वो ऑफस्प्रिंग में आती हैं। तो इसके साइंस क्या होते हैं CRD के, कफिंग स्नीजिंग, जो भी मतलब साइन इसमें आते हैं जो रेस्पिरेटरी के अंदर, वो सारे ही इसके अंदर हैं। इसके अलावा लेयर में डिफॉर्म्ड एग्स हो सकते हैं और ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, एक MCQ बड़ा अहम होता है कि एग का मिस शेपन एग वो कौन सी डिजीज में होता है पोल्ट्री की, स्पेसिफिक, यहाँ तो इसने इधर भी दे दिया ना डिफॉर्म्ड एग्स, लेकिन एक होता है मिस शेपन एग्स और जो उसकी लेयर होती है ना वो थिन। हाँ जी, EDS कौन कह रहा है, EDS से कौन सी डिजीज आपकी मुराद है, IB वाला ठीक कह रहा है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। EDS से क्या मुराद है, मुझे तो एवरीडे साइंस लग रहा है। एग ड्रॉप सिंड्रोम वो अलहदा है, लेकिन जो वो ड्रॉप करता है उसमें एक स्पेसिफिकली ये पैथोगनोमिक साइन जो है ना IB का है, अगर एक की बात करें तो एग ड्रॉप सिंड्रोम में भी ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर इकोलाई मिल जाए इसके साथ, अगर अकेला माइकोप्लाज्मा है तो रेस्पिरेटरी साइन आएंगे, इकोलाई मिल जाएगा तो पेरिकार्डाइटिस और पेरी हेपेटाइटिस भी हो जाएगा। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस मतलब कि जो हार्ट की लेयर है उसकी स्वेलिंग, पेरी हेपेटाइटिस जो लीवर है उसकी स्वेलिंग इसके अंदर हो जाती है। तो इसमें प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन यही है कि जब आपने चिक्स खरीदने हैं तो उसको चेक कर लें कि ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नेगेटिव होने चाहिए। इसके अलावा मेडिकेटेड फीड दें, टाइलोसिन और जेंटामाइसिन जो है ना वो ड्रग ऑफ चॉइसेस होती हैं इसके लिए, खासतौर पे टाइलोसिन को कहा जाता है, टाइलोसिन और कोलिस्ट्रिन का कॉम्बिनेशन भी होता है, क्योंकि टाइलोसिन जो है वो बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेती है। माइकोप्लाज्मा की जो कि वो मेम्ब्रेन नहीं होती और वो सेल से जरा रेजिस्टेंट होता है, तो टाइलोसिन जो है ना वो स्पेसिफिकली सेल है। और डिफरेंट एज और स्पीशीज के बर्ड्स को नहीं मिलाना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक एक और चीज बता रहे हैं कि फ्राइड एग कॉलोनीज भी आती हैं माइकोप्लाज्मा में, मतलब क्या साइन वो बता रहे हैं कि देखना हो तो फ्राइड एग कॉलोनीज होती हैं। तो डिफरेंट एज की स्पीशीज को नहीं मिलाना चाहिए, इस तरह जो है ना डिजीज एक से दूसरे में जाती है। जैसे साल्मोनेला है ना, साल्मोनेला हम बर्ड्स में भी देखते हैं, टाइफाइड, पैराटाइफाइड और प्लूरम, तीनों साल्मोनेला की वजह से हैं। टाइफाइड, पैराटाइफाइड और प्लूरम, ये तीन डिसीजेस साल्मोनेला की वजह से हैं, लेकिन ये एज स्पेसिफिक हैं। ये जो आखिरी लिखी हुई है लाइन के, डोंट मिक्स बर्ड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड एज,
तो ये इसलिए भी नहीं मिलाने चाहिए कि बाज़ औक़ात एक जो बर्ड एक जो होता है ना, स्पेसिफिक एज वाइज भी कॉन्टैक्ट कर रहा होता है, वो एक खास स्पेसिफिक एज को करता है। अगर दो एज के होंगे तो हो सकता है एक कैरियर हो, उसमें बड़ी हैन जो है वो कैरियर हो, उसके साथ आपने चिक्स डाल दिए तो वो चिक्स में वो प्लूरम काज करता हो, डिजीज प्लूरम डिजीज जो है, और वो चिक्स हिट हो जाए। तो इसलिए जो है ना फ्लॉक एक एज का रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी डिजीज देखिएगा, इन्फेक्शियस कोराइजा। नहीं, टाइफाइड नहीं होता, इसमें प्लूरम होता है। टाइफाइड तो आमतौर पे जो है ना फाउल टाइफाइड, वो ऊपर हाँ प्लूरम बिल्कुल। टाइफाइड अडल्ट में भी आता है, इवन के आखिरी आखिरी दिनों तक भी आता रहता है, जब बर्ड सेल आउट होने वाला होता है ना फार्म से, तब भी आता है। दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज देखिएगा, फाउल कोराइजा। हाईली कंटेजियस है, कंटेजियस एक जगह से दूसरी जगह फौरी फैलती है, और एक्यूट डिजीज है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, ठीक है। और ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी में भी तब्दील हो जाती है फाउल कॉलरा। फाउल कॉलरा का हम जो है वो देखते हैं एटियोलॉजिकल एजेंट, तो हीमोफिलस पैरागैलिनेरम। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी एटियोलॉजी क्या है। हीमोफिलस पैरागैलिनेरम, ये स्मॉल कोकाइड और ग्राम नेगेटिव रॉड बैक्टीरिया होता है। क्लिनिकल साइंस में इसके क्या होगा, सीरस टू म्यूकाइड नेजल डिस्चार्ज विद फाउल स्मेलिंग, स्मेल आएगी जो डिस्चार्ज होगा उसमें से। फेशियल एडीमा, ये देखिए ये इसका मुंह कैसे सूजा हुआ है बेचारी का, फेशियल एडीमा हो जाएगा। कंजक्टिवाइटस, कंजक्टिवाइटस आई की जो लेयर है उसका स्वेल कर जाना। स्वोलन वेटल्स, वेटल्स का जो है स्वेल कर जाना, ठीक है। और डायरिया, रिड्यूस फीड एंड वाटर कंजप्शन, जैसे कि ये स्पेसिफिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ज्यादा मुतासिर होता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें देख लें सारी के, ये नेजल डिस्चार्ज है, सीरस टू म्यूकाइड, उसके बाद फेस का एडीमा है, आईज का प्रॉब्लम है, वेटल जो हैं वो सोलन हुए हुए हैं, इसके अलावा डायरिया भी लग सकता है। और ये तो जनरल साइन हो गया ना, तो ये इसके जो हैं साइंस आ जाते हैं। एडिमा होगा फेस मोस्ट स्पेसिफिकली जो है। ट्रीटमेंट इसके अंदर हम जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये यूज कर सकते हैं, और इनमें हम फीड के जरिए भी दे सकते हैं जो होती है अपना मेडिसन, और वाटर के अंदर मिक्स करके भी दे सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू भी दी जा सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन वे जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू देना होता है, क्योंकि पानी आमतौर पे परिंदा पीता ही पीता है, चाहे बीमार हो के ऑफ फीड तो हो सकता है, लेकिन पानी आमतौर पे जो बर्ड होता है वो पीता ही पीता है। तो सबसे ज्यादा जो है ड्रिंकिंग वाटर रूट को यूज किया जाता है बर्ड्स के अंदर। और डिसइंफेक्शन वगैरह की जाए, ये तो जनरल चीजें आ गई। नेक्स्ट बीमारी पे चलते हैं जी, प्लूरम बेसिलरी वाइट डायरिया। प्लूरम डिजीज इसको कहते हैं, ठीक है। ये साल्मोनेला प्लूरम की वजह से होता है, ये देखिएगा प्लूरम डिजीज। फैटल सेप्टेसीमिया ऑफ यंग चीज, ये देखिए ये इस कलर की ड्रॉपिंग्स हो जाएंगी बर्ड की, बर्ड की जो ड्रॉपिंग्स है वो वाइट कलर की हो जाएंगी, वाइट डायरिया, इसीलिए इसको बेसिलरी वाइट डायरिया भी कहते हैं, प्लूरम डिजीज भी कहते हैं। और यंग चिक्स का टाइफाइड भी इसको कह देते हैं, क्योंकि साल्मोनेला की वजह से है। साल्मोनेला आमतौर पर टाइफाइड का काज है, तो स्पेसिफिकली यंग चिक्स में जब काज करता है तो काजेटिव एजेंट होता है जी साल्मोनेला प्लूरम, ठीक है। क्लिनिकल साइंस में क्या आ जाता है, सोमनोलिसेंस। सोमनोलिसेंस क्या होता है भला, ड्रोजीनेस को कहते हैं, मतलब कि अपना स्लीपी नेचर, मतलब बर्ड्स में ड्रोजीनेस लफ्ज हम यूज कर सकते हैं। हाँ जी, सोते रहना, वीकनेस हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है, चाकी वाइट डायरिया, ठीक है। ये तो मतलब हो गया ना स्पेसिफिक साइन है इसका। बाकी सारे ये लॉस ऑफ एपिटाइट वीक और ये तो जनरल साइन है। और स्टेंटेड ग्रीनिश ब्राउन जो है वो वेंट के इर्द गिर्द जो है हो जाता है। हाँ जी, हड्डल भी हो जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल, होवर के इर्द गिर्द, ये बिल्कुल ठीक है। जो ब्रूडर लगाए होते हैं ना
या होवर लगाए होते हैं, उसके गिर्द इकट्ठे होते हैं। बर्ड को ये समझ लें कि ठंड टाइप लग रही होती है, फ्लूरम डिजीज, तो उसके गिर्द ये गैदर हो जाते हैं। और यंग चिक्स की है तो यूं अगर गैदर हो रही हो तो शुरू में काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है, रूल आउट किया जा सकता है 2-3 डिजीजेज में से कि ये इन डिजीजेज में से कोई डिजीज हो सकती है। तो ऐसे अगर हर्डल हो तो मोस्ट स्पेसिफिकली होता है कि प्लूरम के चांसेस काफी ज्यादा है। वैसे और डिजीज में भी होता है एस्परजिलोसिस और दूसरी में, लेकिन ये स्पेसिफिकली बन जाता है इसका। इसमें ड्रग हम कौन सी यूज कर सकते हैं? जो है एंड्रोफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी वैसे यूज कर की जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है। और पेरेंटल इंजेक्शंस की हम डिटेल देखते हैं। ओरल लिक्विड्स और सपोर्टिव थेरेपी। पेरेंटल इंजेक्शंस क्या होते हैं? एक होता है रूट, ट्रीटमेंट के रूट होते हैं ना डिफरेंट। जैसे रूट होता है, ओरल रूट होता है, ओरल रूट में माउथ के जरिए दिया जाता है, वो चाहे फीड के जरिए दी जाए या वाटर के जरिए दी जाए। पेरेंटल होता है थ्रू इंजेक्शन देना। वो अब इंजेक्शन सबकुटेनियस भी दे सकते हैं, इंट्रा पेरिटोनियल भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। जो ज्यादा फील्ड में यूज होते हैं तरीकाकार, अच्छा ठीक हो गया, गुड। जो है इसमें ज्यादा जो यूज होते हैं सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, ये ज्यादा यूज होते हैं 3 मेथड। जो है इंट्राडर्मल और इंट्रापेरिटोनियल वो थोड़ा सा कम यूज होते हैं, आमतौर पे इतने प्रैक्टिस में नहीं है ये मेथड। ठीक है। तो पर एंट्रल का वो बता भी रहे हैं एक स्टूडेंट का मैसेज के, पर एंट्रल का मतलब है कि बियॉन्ड इंटेस्टाइन, पार दूर इंटेस्टाइन के, इंटेस्टाइनल रूट ना हो कोई और। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये जी बम्बल फुट पे। बम्बल फुट नाम से जाहिर हो रहा है कि फुट की जो स्वेलिंग हो जाएगी, ये किसी वजह से कोई इंजरी वगैरह फुट पे आएगी, तो जो बैक्टीरिया होगा वो कौन सा होगा जी? स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया होगा, इसकी वजह से फुट की स्वेलिंग हो जाएगी। इसको पोडोडर्माटाइटिस भी कहते हैं, बम्बल फुट को पोडोडर्माटाइटिस या बम्बल फुट कहते हैं। इसका काज क्या है? इंजरी होगी और वहां पे इन्वेड कर जाएगा बैक्टीरिया, कौन सा? स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया। तो इसके क्लिनिकल साइंस क्या होंगे जो लोकोमोटर से रिलेटेड हैं, जो शुरू में भी हमने देखे? लेमनेस आ जाएगी, लड़खड़ाहट आ जाएगी, स्वेलिंग ऑफ द फुट पैड आ जाएगी, और इसके अलावा हार्ड पस फिल्ड एब्सेस ऑन फुट पैड। जैसे तस्वीर में नजर भी आ रहा है, ये वाला पोर्शन इसकी, ये जो टोज के पास फुट पैड है वहां पे स्वेल हुआ हुआ है, एब्सेस होगा, वो पस फील्ड लग रहा है। और जब जहरी बात है ऐसे पाँव पे चलना पड़ेगा तो लड़खड़ा के तो चलना ही है। तो आगे चलिएगा, ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि सोक फूट इन वार्म वाटर एंड एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट क्या होता है? MgSO4 को कहते हैं, ये MCQ के हवाले से याद रखिएगा। एप्सम साल्ट का इंग्रेडिएंट, और उसके अंदर अगर मैग्नीशियम सल्फेट मिला के रखा जाए तो ये तो फैंसी बर्ड्स को दे सकते हैं ट्रीटमेंट। अगर पूरा एक फार्म है तो वहां तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अल्कोहल से वॉश किया जा सकता है। अगर स्किन ओपन है तो पस को ड्रेन किया जाए, जैसे हमने वो एब्सेस की मैनेजमेंट में पढ़ा था। और फ्लश किया जाए कैविटी को, जो कैविटी बन जाए इसके जो टोज हैं उसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से, ताकि उसमें से पस भी निकल जाए और जो डेब्रीज वगैरह हैं, डेड मटेरियल है, वो भी निकल जाए। और उसके बाद उसको पैक कर दें एंटीबायोटिक के से। जख्म को जैसे हम ट्रीट करते हैं कि पहले तो उसमें आप एंटीबायोटिक कर दें और उसके बाद बैंडेज बूंडेज कर दें। उसके बाद जो है बर्ड ये, लेकिन ये ट्रीटमेंट ज्यादा तो यूज होगा जो हमारा अपना मम्मी डैडी परिंदा होगा, जो फैंसी बर्ड होगा। प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल में क्या आ जाएगा? देखिए, बेडिंग मटेरियल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है ना इन्फेक्शन भी। और कोई पाँव को कोई चीज लग रही है, कोई पर्चीज जो होती हैं ये इनके नेस्ट वगैरह, ये जो होते हैं जहाँ पे ये पर्चीज होती हैं जिन पे ये झूला लेते हैं। ठीक है। बेडिंग को क्लीन रखें, जो पर्चीज का साइज है वो लेस देन 18 इंचज रखें।
जो रखे होते हैं डिफरेंट किस्म की चीजें। एक आप जो स्टिक सी रख देते हैं जिसपे परिंदा झूले झूले झूलता है या लटका देते हैं, उसको परचिस कहते हैं। उसका वो बता रहा है कि जो साइज है वो 18 इंच से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा ऊंचा हो और बर्ड जंप लगाए तो वो उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। और शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह अगर कोई मौजूद है आपके फार्म में या केज में, जहां भी आपने बर्ड को रखा हुआ है, तो उनको रिमूव कर दिया जाए, ताकि जो फुट है उस पे किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। तो पैरासाइट्स को देख लेते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स को, लेकिन लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। जो है अगला जनरल नॉलेज का स्टार्ट हो जाएगा। चलें इसको कल जो है अ, बाकी दूसरे लेक्चर के साथ इसको इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल को ना वहां पे ऐड कर लेंगे। आमतौर पे आपको पता है इसके अंदर राउंड वर्म्स होते हैं, अस्कैरिड, अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस बड़ा मशहूर जो है वो है। हेयर वर्म होते हैं जिसका नाम कैपिलेरिया होता है। सीकल वर्म होते हैं। हाँ जी। हेटिरैकिस, टेवर्म होते हैं, सिस्टोड। जो बर्ड में होता है उसका क्या नाम होता है? आई थिंक उसको भी अस्कैरस लुम्ब्रिकाइडस, और लॉन्गेस्ट वर्म शायद वही होता है बर्ड्स में भी। सबसे लंबा जो होता है ना, अस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस। ह्यूमंस में भी अस्कैरस लुम्ब्रिकाइडस ही कहते हैं इसको। तो ये सिर्फ यहाँ आज तक नाम देख लेते हैं, बाकी का लेक्चर हम इसको कल की जो बाकी का लेक्चर होगा उसके साथ मिला लेंगे। चलिए ये नेट से सर्च कर लीजिएगा। तो अब हम जो है अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं।